start. तो रिगार्डिंग द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने ब्लॉकेट किया था कतार को 2015-16 के अराउंड, और वापस से फिर हट गए 1890 में धीरे धीरे करके, क्योंकि ओवरऑल देयर वाज अ मोर कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। तो कतार में क्यों इम्पोर्टेंट है अभी इंडिया के लिए भी, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट वहीं पर हुआ था, और अ, तालिबान और यूएस के बीच में अग्रीमेंट और वहीं पर हुआ था, कतर में हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर ली पहले। रिस्टोरिंग फ्रेंच ग्लोरी, नॉटर डेम कैथेड्रल, इसके बारे में मानसी। Taiwan to receive $300 million worth of ये equipment from the US. नॉटर डेम कैथेड्रल इसका बात कर रहे हैं, पता है इसके अच्छा, बारे में नॉटर डेम क्या हुआ था इसका? कैथेड्रल नहीं। ये नो। जल गया था, मतलब, तो इसको फिर सेव करने के लिए $1.3 बिलियन के आसपास। तो सो कॉल्ड अ कोट एंड कोट, ठीक है, मैं कमेंट कर रहा हूँ, फ्रांस हाईली सेकुलर कंट्री, उसमें जो फॉलो होता है सेकुलरिज्म, इट इज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन डायरेक्टली है। इंडिया में तो सबको बढ़ावा देना, ठीक है। डिस्पाइट सेकुलर कंट्री, फ्रांस हैव प्लेस्ड और पीपल हैव प्रेज 1 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉटरडम कैथेड्रल ऑफ चर्च। तो ये इससे उसका सेकुलर जो क्रेडेंशियल है वो हार्म नहीं हुआ लॉन्ग टर्म में, उससे वो वापस उसका हेरिटेज, उसका कल्चर, उसका सिविलाइजेशन वो अपलिफ्ट हुआ लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एक तरह से कल्चर का पार्ट है। तो वैसे ही वही सेम चीज़ अपना होना चाहिए इंडिया में, आई थिंक। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाता, इंडिया बनने से फिर वो बात हो जाती है कि इट इज़ ए प्रमोशन ऑफ द वन रिलीजन एस्पेक्ट। तो ये डुअलिटी है अगर देखा जाए हाँ, तो वी कैन से डेवलप कि कंट्री और इंडिया में हाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज सोसाइटी की। है, तो हमारे हाँ सेंटिमेंट्स हैं वो काफी डिफरेंट है कंपेयर टू दैट इन फ्रांस। तो इसलिए वो ऐसे देखे जाते हैं कि हम इस रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल एड भी दे रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन। जबकि यहाँ पर ट्रस्ट पर है, सरकार एक भी पैसा नहीं खर्च कर रहा है। इन 2019 नियरली $1 बिलियन वॉज रेज टू रिस्टोर द नॉटर डेम कैथेड्रल इन फ्रांस आफ्टर डिवास्टेटिंग फायर। और कौन कौन दिया पैसा, डोनेशन दिया? एप्पल, शनाल, लॉरियल, डर, सब ने दिया पैसा, सोचो। तो मतलब ये चीज लेकिन यहाँ पे समझना चाहिए हाँ कि बात करें बिग कि कंपनीज भी, तो यहाँ पर अगर कोई अगर दे देता है, अगर टाटा स्टील दे देता है अगर 600 करोड़ रुपया फॉर द 200 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए, या फिर यहाँ पर दे देता है अगर कोई एप्पल दे हाँ, देता है, राम मंदिर का ही तो फिर मेंशन करने वाली थी। हाँ, राम तो फिर मंदिर क्या होता है? तो फिर कंस्ट्रक्शन। बात कि ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो राम मंदिर जो भी बन रहा है ट्रस्ट पे बना हुआ है, सरकार का जीरो पैसा खर्चा है इसके ऊपर में। तो अप्रोक्सीमेटली 1300-1400 कुछ भी बन रहे तो इतनी डुअलिटी, ये मैं इसमें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ओवरऑल। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बोथ, just pointing highlighting the duality between the developed country and developing country, इंडिया जो है। अब आते हैं इसमें, ताइवान टू रिसीव 300 मिलियन वर्थ इक्विपमेंट फ्रॉम यूएस। तो ताइवान, एज अ ताइवान हम लोग बात करते हैं, इंडिया का स्टैंड क्या रहा है कि इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द चाइना, वन चाइना पॉलिसी ओवरऑल। हांगकांग और ताइवान है वो हमेशा बात करते हैं इंडिया, लेकिन चाइना सपोर्ट नहीं करता है इंडिया का। तो ये भी एक ड्युअलिटी है देखा जाए तो। हम्म। अरुणाचल प्रदेश अलग है, वो अलग है, हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो बात का बात है, सर्विस के बाद सोचने का बात है। तो ये तो देयर फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन बीजिंग एंड वॉशिंगटन ओवर द ताइवान। ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू करूँगा? हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी वर्ल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आई थिंक हमारे लिए तो लुक ईस्ट पॉलिसी में भी हम उसको इंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट वो है, इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक लार्जेस्ट वर्ड से, सप्लायर ऑफ कंडक्टर हाँ, चिप्स है। हाँ, एक लाइन में वही है सिर्फ, लार्जेस्ट सप्लायर सेमीकंडक्टर चिप्स एक कंपनी है, टीएमसी, TMSZ ऐसी नाम है, सर्च करने को करूँगा। तो वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर आसान नहीं है बनाना, प्रिसीजन चाहिए, उसके लिए हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, और आपको एकदम एक इन्वायरमेंट चाहिए
सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट, वेफर बनेगा, वेफर बगल में एमएसएमई होगा, एकदम हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए तभी वो बन सकता है। कोई भी अचानक से नहीं बोलें कि आज मैं बैठाना स्टार्ट करूँ तो कल बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सेमीकंडक्टर उसे 5 साल लग जाएगा, 4 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, और 10 साल लगेगा सिर्फ बैठाने में, बनाने में। उतना प्रिसीजन चाहिए। तो और सेमीकंडक्टर्स में ये भी है कि टीएमएससी, डिजाइनिंग और हाँ। असेंबली बिल्कुल अलग है और मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल यस। अलग एस्पेक्ट है। तो उसमें टेक्नोलॉजी जो हमें बहुत ज्यादा एडवांस चाहिए होती है, जो कि नहीं है हमारे पास। So इसलिए ताइवान बिकम्स इम्पोर्टेंट। ताइवान स्ट्रेट भी हम क्यों बोलते, तो यहाँ पे भी वील हैव टू लुक इनटू द मैप इन ज्योग्राफी आल्सो, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ताइवान स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चाइना और ताइवान के बीच में एक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हिसाब से दोनों क्लेम करते हैं, और हैवी मिलिटरलाइज्ड रीजन। अब नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं कुवैत। एंड कुवैत, ताइवान को फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। हाँ, ट्रू। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कंपनी फ्रॉम ताइवान इज फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन एक कंपनी है, जैसे उसको एक तरह से वो डायरेक्टली बनाता है, वो एक टेंडर लेता है कि मैं फॉक्सकॉन को दे दूंगा, ठीक है तुम्हारे पास $1 बिलियन है मेरे पास, मैं दे देता हूँ, तुम बनाओ मेरे लिए। तो फॉक्सकॉन ये काम करता है, वो किसी का भी टेंडर लेगा, वो बना उसका बड़े उसके लिए काम करेगा। तो सप्लायर है एक तरह से, थर्ड पार्टी सप्लायर। और ये जो TMSC है, ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में खुद बनाता है ये। तो कुवैत से रिलेटेड, मानसी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और कुवैत के बीच में रिलेशनशिप, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा, ऐसा कुछ। इवेंट तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट ये भी 1991 में लोकेशन। फर्स्ट गल्फ वॉर मूवी बना हुआ है, एयरलिफ्ट, इसी के ऊपर। ओके। एयरलिफ्ट में गाना भी है ना, जिसमें अक्षय कुमार जाते हैं और लोग को रेस्क्यू करते हैं। नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनका कोई नाम था एक। तो सब कोई लिखता है भी, कोट भी करते हैं। तो कुवैत से रिलेटेड है, तो कुवैत पर ही इराक, जो सद्दाम हुसैन के अंडर में थे, उन्होंने अटैक किया था कुवैत के ऊपर में। क्यों? क्योंकि सद्दाम हुसैन और ईरान के बीच में वॉर था 10 साल प्रायर टू कुवैत के अगेंस्ट में, 1980s पूरा। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आया, शिया रेवोल्यूशन आया। तो यूएस ने ये सोचा कि भाई शिया रेवोल्यूशन आया तो ऐसे ऐसे सब जगह रेवोल्यूशन आ जाएगा, तो मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो सपोर्ट करते हैं डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को। सद्दाम हुसैन को उसने सपोर्ट किया, उसको वेपन्स दिया, गन्स दिया, सब चीज़ दिया, और उसको एक बोला कि तुम तो कर ही लेगा। तो सद्दाम हुसैन खुश हो, मैं खुश 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 होकर के वो अटैक कर दिया ईरान के ऊपर में। लेमेस्ट में बता रहा हूँ। फिर वो लड़ाई चलते गया, पूरा 1980s चला उसके ऊपर में। 80s चला तो ऑब्वियस बात है, लड़ाई चलते रहेगा तो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन आएगा, जॉब क्राइसिस आएगा, और प्रॉब्लम आएगा। गोल्ड का रिजर्व कम हो जाएगा। तो गोल्ड रिजर्व कम हुआ तो सोचा कि कुवैत पर अटैक कर देंगे, उसका गोल्ड सबसे ज़्यादा था। कुवैत अटैक किया तो फर्स्ट गल्फ वॉर होता है उसके बाद। तो उसी समय एक मूवी बना था, एयरलिफ्ट, जिसमें इंडियन लोग को निकाला गया था वहाँ से, कुवैत से। तो इंडिया कुवैत हमेशा रहा है कि ज़्यादा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब स्ट्रांग है लेकिन उतना स्ट्रैटेजिक नहीं है कुवैत। नॉर्मली बात होता है वैसे कि मिडिल ईस्ट का बात होगा, स्टेबिलिटी का बात होगा, ऑयल रिच नेशन है तो उससे हम लोग ऑयल का बात कर सकते हैं बस। बोला मानसी। हाँ यही है अशोक। इंडिया के लिए बस हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेड पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाएगा एज अ ट्रांजिट टू ट्रेड टुवर्ड्स यूरोप। तो एक ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे अभी इसके बारे में इतनी बात नहीं होती है। हम्म। सीटी स्कैन एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर। सोचो, लगातार अगर आप यूज करोगे सीटी स्कैन, कौन सी तो क्या हो, सिटी स्कैन में कौन सी रेज यूज होती है? इसमें एक्सरे एक्सरेज होता होगा, होती हैं हाँ, इसमें। एक्सरे होगा। एक्सरेज होते हैं और इसकी फुल फॉर्म इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। क्यूमुलेटिव डोजेस 51% ऑफ केसेस, 10,000 चिल्ड्रन सिटी स्कैन में क्या था, 1 to 2 चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू डेवलप ब्लड कैंसर इन 12 years। तो ये सिटी स्कैन से रिलेटेड है। मल्टी सेंटर स्टडी हुआ था ब्लड कैंसर से रिलेटेड, डोज इफेक्ट का है एक इशू। सो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं सिटी स्कैन और एमआरआई के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो तो एमआरआई सिटी क्यों नहीं लिखा स्कैन, हुआ इसमें? दोनों में तो। नहीं दोनों डिफरेंट होते हैं ना, सिटी स्कैन और एमआरआई स्कैन। सिटी स्कैन में तो बेसिकली सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट का हाँ, हम एमआरआई देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है, सिटी स्कैन हम्म। एक्सरे यूज करता है, तो इसलिए डिफरेंट है एमआरआई पूरा। मैग्नेटिक फील्ड से बेटर इन्फ्लेमेशन पता चलता है, एकदम एग्जैक्ट पता चलता है अंदर में। सिटी स्कैन से पता चलता है कि ब्लड क्लॉट कहाँ पर, ऑर्गन इंजरी से पता चलता है, जॉइंट टिश्यूज। एमआरआई स्पाइनल कॉर्ड में कुछ अगर प्रॉब्लम है वो दिखता है, या ब्रेन में कुछ दिखता है वो दिखता है, सम कैंसर दिखता है उसमें। तो और ज़्यादा मतलब बेसिकली सिटी स्कैन छोटा रूप है एमआरआई का, एमआरआई और डिटेल इमेज देता है, और अच्छे से पता लग क्लियर। सकता है। राइट। और एक्सरे तो एक्सरे पता है। एमआरआई डू नॉट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन, सो देर इज नो इशू ऑफ रेजिंग कैंसर रिस्क। लेकिन अगर आप सिटी स्कैन लगातार यूज करोगे तो आपको चांसेस है, क्योंकि उसमें एक्सरे यूज होता है। तो ये बात है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, पैंगोलिन। पैंगोलिन से रिलेटेड, मानसी। सो पैंडोलिन जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है आईयूसीएन स्टेटस, और दो स्पीशीज की पैंगोलिन, बात करें। चाइनीज और हाँ, इंडियन पैंगोलिन है। चाइनीज है। चाइनीज वाला क्रिटिकली एंडेंजर है, इंडियन वाला इंडेंजर है। एक बार सर्च करना, करूँ ना? आई थिंक आई एम राइट, लिंक सर्च कर ले एक हाँ, बार। इंडियन पैंडोलिन्स एंडेंजर्ड है। तो एंड दे आर इन्वॉल्व इन हम्म, लाइक पोचिंग। तो पोचिंग में स्पेसिफिकली बोला जाता है कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए जो उनकी जो स्केल्स होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। सो वी हैव साइट्स कन्वेंशन टू प्रिवेंट दिस, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ endangered species. हम्म, ये So डिजीज में India कर में लेंगे काफी सारे डिटेल में। pangolins, we can talk about this. ज़्यादा से नॉर्थ So we ईस्ट और, have this हाँ, असम, बंगाल, Himalayas में। हिमालय, हाँ। हम्म। और बाकी एक्चुअली we get it in बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। हाँ, मेडिसिनल पर्पस में यूज होता है, तो बहुत सारा स्टीरियोटाइप और सुपरस्टिशन भी है पैंगोलिन से रिलेटेड। और जो हाँ इंडियन और चाइनीज पैंजोलिन है, उनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो इंडियन पैंजोलिन्स के जो स्केल्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं कंपेयर टू द चाइनीज पैंजोलिन्स। आइडेंटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से दिस इज वन इम्पोर्टेंट डिफरेंस। 370 कैसे इम्पैक्ट करेगा फेडरलिज्म? तो अब ये बात है कि यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं स्टेट को। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बात हो रहा है कि यूनियन इज इंडिया इज अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ द इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन। तो आप बना सकते हैं यूनियन टेरिटरी। तो इसका एक रेप्लिकेशन, इसका एक हो सकता है लॉन्ग टर्म। उसके बाद फिर व्हाट ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट का क्या रोल है? कंसल्टेशन क्या होना चाहिए, स्टेट से कंसल्टेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन टेरिटरी जब बनाना है, क्या उनका और क्या रोल हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू, वही दिया हुआ है। प्रेसिडेंट से वो प्रेसिडेंट 370 में यूनिलैटरली यूज हुआ था प्रेसिडेंशियल पावर, और उसके प्रेसिडेंशियल पावर यूज करके फिर हटाया गया। इसमें स्टेट का कोई रोल ही नहीं था। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में बात होता है। 371 से लेकर आईजे तक के बीच में एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है हर एक स्टेट को, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर हर स्टेट को विथ रिगार्डिंग टू दिस। और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है RSR बोमई 1994 में, इसमें प्रेसिडेंशियल रूल कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ पे लगा सकते हैं, क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए, उस पर दिया हुआ था जजमेंट। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इंपॉर्टेंट जजमेंट। बस। तो ओवरऑल ये पूरा आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि अगर आप स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं तो स्टेट का अपना क्या राइट्स है, स्टेट का अपना क्या से है विद रिगार्डिंग टू दिस। क्या वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? तो कुछ जगह पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट तो डिस्ट्रक्टिबल है। उसका बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया क्वासी फेडरल है, इंडिया यूनिटरी इन स्पिरिट है, उस पर बात हो रहा है। तो 370 से डिराइव कर सकते हैं सेंटर स्टेट इशू के बीच में।
इज द वर्ल्ड क्लोजर टू फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल? ऐसा है क्या? मैं इन माय ओपिनियन ऐसा डायरेक्टली नहीं है कि वर्ल्ड इज मतलब मूविंग टूवर्ड्स द फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल, क्योंकि अभी भी दुनिया में जो अधिकतर लोग हैं, 2/3 पॉपुलेशन ज़्यादा, दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द फॉसिल फ्यूल। तो दे हैव बीन अग्रीइंग टू फेज डाउन ऑफ हिज यूसेस रादर देन फेज आउट। ग्लासगो 2021 में वही बात हुआ था कि फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना चाहिए, लेकिन फेज डाउन पे बात हुआ था ओवरऑल। जबकि ये पता लगता है कि 3/4 ऑफ द सच एमिशन ऑफ 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट ऑफ बर्निंग कोल, ऑयल एंड गैसेस। और जैसे दुबई कंसेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखा हुआ है कि इट इज सिग्निफिकेंट ओनली बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1995 when the first ever COP was held in Berlin that there is a formal acknowledgement that emission from fossil fuel are the main culprit driving global warming। आगे मानसी, ये वाला राइट। घूम फिर कर। तो अब ये उठा लेना, इसको एक बार करो ना। मीथेन का क्या बात करते हैं, दुबई कंसेंसस। अब दुबई क्यों नाम है, क्योंकि वहीं पर कंसेंसस हुआ है। कंसेंसस क्यों है, क्योंकि हर कंट्री, हर एक कंट्री के बीच में नेगोशिएशन हुआ है और फिर इसके बाद एक निकला है रिपोर्ट। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज जो इस पर ही बात करता है कि अगर 1.5 डिग्री के नीचे अगर मुझे लिमिट करना है टेम्परेचर को, तो ग्लोबल मीथेन प्लेज इज टॉकिंग अबाउट 30% लेवल कम करना है बाय 2030 ऑफ 2022। मतलब 2020 में जितना लेवल है मिथेन का, 2030 तक आते आते 20 का 30% कम लेवल करना है, ऐसी याद होना चाहिए किसे। और COP 27 में भी हुआ था ये बात। इंडिया हैज रजिस्टर्ड टू प्रेशर टू कट मीथेन एमिशन ऑन ग्राउंड दैट मोस्ट ऑफ इट्स मीथेन रिजल्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इंडिया हैज रजिस्टर्ड प्रेशर, तो ये भी ले सकते हैं इसको कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में क्या डिवाइड है। तो मीथेन का बात तो कर लिया हम लोग, दुबई कंसेंसस का बात कर लिए विथ रिगार्डिंग टू द फर्स्ट टाइम एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एमिशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, और दूसरा फेज डाउन का बात कर। बोलो मानसी। हाँ, इंडिया हैज तो नॉट यहाँ साइन पे द ग्लोबल इंडिया का मीथेन प्लेस, ट्रू। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के बारे में डिटेल्स भी मेंशन है, जिसमें ये नीचे बिल्कुल बॉटम पे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, इसमें वी आर गोइंग टू ऐड नियरली 87,000 मेगावाट्स इन दिस पीरियड फ्रॉम फ्रेश कोल फायर्ड कैपेसिटी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यहाँ पे और डिपेंडेंसी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है कोल के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, एंड वो और इंक्रीज होने वाली है इन द कमिंग टाइम्स। सो व्हेन वी से कि फेज आउट, आर वी क्लोजर टू दैट? सो राइट नाउ इट इज नॉट सो इमिनेंट। फेजिंग डाउन की हम बात करते हैं, सो वो वहां पे पहले चेंजेस दिखना इम्पोर्टेंट है। हम्म। दूसरा चीज है कि दो डेवलपिंग कंट्री इंडिया और चाइना ये बोले कि भाई मेरे को जरूरत है फॉसिल फ्यूल, कोल इज इंपॉर्टेंट। आप क्यों कोल को सिर्फ बदनाम कर रहे हो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिफ्टिंग ऑफ द मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी, एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत है। तो इंडिया चाइना ये बात करेगा इस पर। फिर इंडिया का जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है बता दिए कि 87 गीगावाट वो फ्रेश कोल फायर्ड कैपेसिटी होगा। तो आई थिंक कोल पावर प्लांट बैठेगा इंडिया में, और बैठेगा नहीं तो बैठेगा। तो ऊपर में जो क्वेश्चन था फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या वर्ल्ड क्लोजर है? तो वर्ल्ड क्लोजर है, लेकिन इसमें बोलना पड़ेगा, अगर एक क्वेश्चन मार्क पूछा ना तो बोलना पड़ेगा कि डेवलप कंट्री को ज़्यादा क्लोजर होना चाहिए रादर देन डेवलपिंग कंट्री। उसके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ एक बफर होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, 30 साल 20 साल, तब डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री है वो धीरे धीरे क्लोजर हो सके लॉन्गर टर्म। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज, तो प्रेरणा यू कैन टेक अप 3 एरियाज। दुबई कंसेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम क्यों हुआ ये, और दूसरा कि इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, तीसरा कि चाइना इंडिया क्या एक तरह से प्रोटेस्ट क्यों किया चाइना इंडिया ने, फिर चौथा हो गया ग्लोबल मीथेन प्लेज है क्या, और दूसरा कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा चीज कि इंडिया उसका पार्ट है नहीं, इंडिया हैज नॉट साइंड द ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो वी हैव कवर्ड आई थिंक पूरा। जुनता, ये तो म्यांमार से रिलेटेड है। चलिए, मोहन यादव जी, भजनलाल शर्मा,
भजनलाल शर्मा राजस्थान सीएम, मोहन यादव मध्य प्रदेश। ओबीसी लीडर शर्मा, ये कैंडिडेट है, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है इन लास्ट पास्ट 3 डिकेड, क्योंकि वहां पर दिया कुमारी है, वो राजपूत है, और सी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ अंबर। स्टेट ऑफ अंबर है ना, जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, वैसे अंबर, तो अंबर की प्रिंसेस है। तो जो ज्योतिराव सिंधिया है उनकी रिलेटिव है, जो वहां की थी। अभी क्या नाम है उनका, पता है मानसी? नहीं, अभी एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, नहीं। जो पता कट गया सीएम से, याद नहीं आ रहा नाम उनका। वसुंधरा राजे, हाँ वसुंधरा राजे, वो अच्छा, एक तरह से रिलेटिव थी ज्योतिराव सिंधिया। सिंधिया, सिंधिया मतलब हम्म। स्किंदिया नाम होता है, एंग्लाइज्ड वर्जन ऑफ द सिंधिया है सिंधिया, जो ग्वालियर के बिलोंग करते हैं, जो मराठा के सरदार हैं, 5 है ना, गायकवाड़, होलकर, पेशवा, ऐसे सिंधिया है, तो उसमें से एक मोस्टली रिलेटिव थे। है। हाँ मोस्टली, तो उसमें सिंधिया तो उन्हीं की वंशज है, ज्योतिराव सिंधिया तो उन्हीं की रिलेटिव है वो। तो तो अंबर जो है, जैसे मेवाड़, मारवाड़, अंबर, फिर फिर शेखावती, सब राजपूत क्लैन है, तो उनमें से हमेशा बनता था चीफ मिनिस्टर। तो अभी ओबीसी बना था, तो फिर अभी ब्राह्मण बना है, तो मतलब ये कास्ट पॉलिटिक्स है, तो पता होना चाहिए, नॉट डायरेक्टली फॉर द एग्जामिनेशन, लेकिन ऐसे। टेक्सटाइल वर्कर में स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रॉब्लम है कि आपका एक डायरेक्टली आपको कंपटीशन हो रहा है फ्रॉम द बांग्लादेश। दूसरा, कोविड के बाद से स्ट्रेस होना स्टार्ट हो चुका, डेट क्राइसिस बढ़ चुका है, और हाईली लेबर इंटेंसिव है, तो वहाँ पर पेजेस कम है, खटा मतलब वहाँ पर वर्किंग आवर ज़्यादा है, और लेबर प्रोडक्टिविटी कम है, तो इसका एक कारण रहता है ऐसा। इंसेंटिव लिखा हुआ है, एंड लैक्स ऑफ जॉब्स, स्ट्रेस ऑफ पोस्ट कोविड, और बात तो क्या होना चाहिए मानसी? तो यहाँ पे तो चैलेंजेस की बात हो रही है, और क्या कर सकते हैं? लैक एक ऑफ चैलेंज ये डेटा। भी है, बांग्लादेश पीएम मित्रा बांग्लादेश से स्कीम है काफी competition टेक्सटाइल से रिलेटेड। है टेक्सटाइल पार्क्स के लिए। टेक्निकल टेक्सटाइल्स की हमने बात करी, तो इसमें इंक्रीजिंग द स्किल्स ऑफ द वर्कफोर्स इज इम्पोर्टेंट। इसमें वुमेन लेड डेवलपमेंट हो सकती है, बिकॉज वी सी मोर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दिस सेक्टर। हम्म। तो वोन पार्टिसिपेशन विमेन इन सेक्टर हो गया, एसएसजी को प्रमोट कर सकते हैं इसमें, पीएम मित्रा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फिर लोकल एमएसएमई को भी आप पीएलआई की इस तरह आप दे सकते हो, इंसेंटिव दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि और बाहर की कंपनी जो भी है, बड़े बिग ब्रांड, एडास हो गए या फिर नाइकी हो गए, उनको प्रमोट कर सकते हो फॉर द एफिलिएट सेक्शन वेयरिंग के लिए, क्योंकि वो अधिकतर वियतनाम और से आज आते हैं, के टाइम में उनका कपड़ा आता हम है। बात करते हैं फास्ट फैशन की। फास्ट फैशन में तो मतलब वीकली बेसिस पे वी गेट न्यू डिजाइन्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो हमारी जो फाउंडेशन है टेक्सटाइल सेक्टर की, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो अकॉर्डिंगली सप्लाई भी होना चाहिए दैट प्रोपोर्शनेट लेवल, हम्म। एंड इससे हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी कम हो सकती है। हम्म। और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका मशीन यूज़ होता है टेक्सटाइल में, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, हर एक चीज़ इम्पैक्ट होता है। नाइन्टी वी कैन परसेंट द ऑल्सो प्रोडक्ट इट इज़ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके कारण और लेबर कंडीशन इशू होता है। 90% ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रेरणा इसको ले लिया। आई वाज थिंकिंग कि कोई डिजीज भी होता होगा, आई थिंक स्पेसिफिकली बिकॉज कॉटन ऑफ से दीज फाइबर्स। नहीं, नहीं, सर्च नहीं, करना कुछ पड़ेगा, होगा होगा फॉर पता इट, नहीं। हाँ। तो ये हो गया, फिर अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल लॉजिस्टिक के लिए। तो इंडिया में लॉजिस्टिक 8 to 9% है, कल ही बात किए थे इसमें, 13% नहीं है, 8 to 9% है, और कम होना चाहिए, 5 to 6 होना चाहिए, जैसे चाइना और यूएस बाकी सबका है। तो यहाँ बात होता है कि लीड्स, तो लीड्स एक रिपोर्ट है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये रिपोर्ट है, इट इज़ ब्रॉट बाई आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सर्च करना एक बार करो ना, लीड्स तो यहाँ पे जो रिपोर्ट। मैं डिजीज बोल रही थी औशिक, इसका एग्जांपल इज ब्राउन लंग डिजीज, जिसको हम मतलब साइंटिफिक टर्म में बाइसिनोसिस भी बोलते हैं, जो कॉटन कॉटन से। डस्ट की वजह से होते हैं, जो कॉटन लिंट्स होते हैं उसकी हम्म। वजह से। दिस इज रेस्पिरेटरी एंड पल्मोनरी डिजीज, ठीक। ब्राउन। हम्म। तो लीड्स जो रिपोर्ट है,
एक बार देखो सर्च कर लेना। तो इसमें बात किया गई तमिलनाडु अचीवर है तरह से। सही। अलोइंग केन जूस यूज फॉर एथेनॉल ऑफर्स पार्शियल रिलीफ, वापस से इसको किया गया रिलीफ देने के लिए। इंटेल है क्या मानसी? इंटेल। इंटेल प्रोसेसर एक चिप होता है, जैसे मैक्स में वी हैव दी एमआई चिप्स या जो डिफरेंट चिप्स होती है, तो इंटेल वो एक चिप प्रोसेसर होता है जो स्पीड डिटरमाइन करता है, हाँ, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग स्पीड स्पीड हो और गया, वो इंटेल बनाता है, चीफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो चीफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि टीएमएसजेफिक क्या है? टीएमएससी जो बात करते हैं, ताइवान चीफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इंटेल हो गया वैसे तो। वो दूसरी चिप्स है, वो हम बैटरीज में बात करते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं। सो लाइक कार की बैटरीज में, स्पेसिफिकली ऑटो इंडस्ट्रीज में जो हमें हाँ हाँ शॉर्टफॉल देखने हाँ। की जरूरत होती है, तो बहुत ज्यादा वहां पे तो हमें उसका मिसमैच और देखने को इसी मिलता है। टीएमएससी से आधा है प्रिसीजन और इंटेल है। तो और जैसे वह इंटेल हो गया, तो अभी इंटेल सबके लिए बनाता था, एप्पल के लिए बनाता था, सबके i5 i7 सब होता था, लेकिन एप्पल अब खुद से बना रहा है, M1 M2 आ गया उसमें, अपना उसका आ गया हम्म चिप। तो चिप बहुत डिसाइड करता है, ब्रेन हो गया एक तरह से। अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो टीएमएससी और इंटेल में से कौन सा मतलब वायबल होता है ज्यादा? नहीं नहीं, टीएमएससी वो इसका डिफरेंट है। मतलब टीएमएससी बेसिक बनाता है, सिलिकॉन वेफर बनाया है, अपना बेसिक बनाया। हाईली जो प्रिसीजन है वो इंटेल का अपना है, मतलब ठीक उससे है, ऊपर जो का है। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, हाँ, लैपटॉप्स में हो गया, सो या मोबाइल मतलब कि फोन्स में हो वो गया। पीछे का प्रोडक्ट है एक तरह से टीएमएससी। बाकी लेकिन उसका कैप्चर बहुत ज़्यादा है, इसलिए फेमस है, इसलिए प्रोडक्ट। तो ये देखते हैं, फोटो है कैसे फार्मर ट्राइज टू ड्राई चिली पाउडर ऑन द सन, पाम लैंड, टोबैको सैपलिंग यहाँ पर ग्रोथ है, डैमेज बाई, ये टोबैको प्लांट है, ये टोबैको प्लांट। इसी जब सूख जाता है ना, तो इसी को फोल्ड करके, तो इसी से बनता है जो क्यूबन सिगार होता है। ऐसे टोबैको फोल्ड होता है, टोबैको फोल्ड करके धीरे धीरे सबको करते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। और टोबैको से रिलेटेड मानसी, टोबैको टोबैको गुड है इंडिया में? एग्जाम्पल है, सिन सिन गुड्स का एग्जाम्पल है। हाँ सो उस पे सेस भी लेवी किया जाता है। हाँ ठीक है। और इसमें जीएसटी कंपनसेशन भी लगता है, मतलब इसी से उठाया जाता हम्म, है ना? आज हाँ का ऐसा क्वेश्चन में से। ठीक है। तो टोबैको हम्म कल्टीवेशन इनसिक्योरिटी, और फिर एक तरह से टोबैको बोर्ड भी है, देखा जाए तो। देखना है, टोबैको बोर्ड होगा। And we've also talked about tobacco versus e-cigarettes. So हम्म, e-cigarettes में निकोटीन होता है, तो even they are also not considered to be, safe. तो उसको भी बैन करने की बात की जा रही है। वेट पैडी, तो साइक्लोन मिचोंग कारण भीग गया जो भी पैडी था, अब उसको सुखाया जा रहा है वापस से। ये बनाना प्लांट। ठीक है, वी कैन टेक अप द नेक्स्ट प्लेस। मैनेज हाउ मच टाइम योर ट्विन स्पेंड ऑन यूट्यूब। तो ये एक तरह सेफ्टी है फॉर अ फैमिली अक्रॉस सर्च यूट्यूब अदर ऐप्स के लिए। सीनियर कार्डिनल बात कर लिए, जूनियर। ट्रम्प के बारे में बताओ मानसी, करुणा, करुणा बताओ। ट्रम्प, कुछ बेसिक चीज। फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। यूएस के। तो जब हम और ट्रम्प ट्रम्प एरा की बात करते हैं, सो वी सी कि उस टाइम पीरियड पे ही वाज, हम बोलते हैं ना कि नाउ वी आर सीइंग वर्ल्ड ऑर्डर में कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म या डी ग्लोबलाइजेशन।
सो वो ज्यादा विजिबल था ड्यूरिंग हिज एरा. ही टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंजेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज, H1B वीजा रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए थे. ट्रू. एंड डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट थी अगेन वो भी ज्यादा. ही सेड कि अमेरिकन को ही मिलनी चाहिए. एंड तो इवन ट्रेड में भी वीजा की जो हार्ले डेविडसन और इंडिया के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि T2-4 हार्ले एरिया. डेविडसन मानसी, जो आपने बोला ट्रेड का कस्टडी. बता दिया पूरा. 2 एरिया और अब्राहम अकॉर्ड हुआ. दूसरा, कोई भी एक लड़ाई नहीं हुआ, वर्ल्ड वाइड लड़ाई कुछ भी नहीं हुआ उनके समय में. नॉर्थ कोरिया और ट्रम्प के यूएस के बीच में ईज हुआ थोड़ा, क्योंकि वो मिलने गए थे नॉर्थ कोरिया में. तीसरा चीज, हम्म. चाइना यूएस के बीच में बढ़ा दूरियां. और पांचवा चीज था कि जो एक प्रोटेक्शनिज्म है यूएस के अंदर में आया धीरे धीरे, वो बढ़ गया. तो ऐसे करो, यू कैन थिंक अबाउट इट बाकी सबके लिए भी. एंड आई गेस क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से भी, जैसे सर ने हाँ. हाईलाइट किया था कि फॉसिल फ्यूल्स और क्लाइमेट चेंज को एक्नॉलेज नहीं करते थे. नहीं कहते. और दूसरा चीज, हम्म. हाँ, एक और एक ऐड है मुझे याद है कि वो चाहते थे कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें यूएस का घाटा है. तो फिर हट गए थे, यूनेस्को से भी हट गए थे. हाँ. और राइट. यूएनएचआरसी से भी हटने वाले थे कि हट गए थे, एक बार देख लेना. तो ये, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में. आधार बेस्ड कंसेंट फॉर चिल्ड्रन टू गो ऑनलाइन. तो पेरेंटल कंसेंट आएगा डेटा प्रोटेक्शन रूल के अंदर में. हैथम बिन तारिक. एक मास्ट आधार भी होता है, वो क्या होता है? कौन सा आधार? मास्ट आधार पे जो वर्चुअल आईडीज होती है ना, आधार पे एक तो आपको एक्चुअल जो नंबर मिलता है प्लस उसके साथ आपको एक वर्चुअल आईडी भी मिलती है. तो उसमें आप मतलब जो सिक्योरिटी ब्रीच है, डेटा ब्रीच के चांसेस कम होते हैं. तो उसको मास्क्ड आधार बोलते हैं. ये कैसे दिखा रहा है कि देखो कि साड़ी स्टक इन मेट्रो डोर, वुमेन गेट्स ड्रैग्ड अराउंड प्लेटफॉर्म डाइस. तो इसमें किसका गलती है, मानसी? इसमें वुमेन का ही गलती है कि वहां पे जो बैरियर्स भी लगे रहते हैं कि आपको इतना क्लोजली स्टैंड नहीं होना चाहिए. यू हैव टू मेंटेन सर्टेन डिस्टेंस. इसमें सेफ्टी का मतलब कि जो सेफ्टी हाँ, मेजर्स है सेफ्टी का. उसका, हाँ. कि कैसा कुछ होना चाहिए कि साड़ी साड़ी पहनी है मतलब, तो उसमें गलती नहीं हो सकता. और मतलब एक तरह एंड से सही मेट्रो गलती बात है. में ये नहीं कि जो साड़ी पहनी हुई है. हम्म. गलती ये कि आप इतना पास में क्यों खड़े होते हो. जो आपकी सेफ्टी के ऊपर नहीं, कंसर्न इतने गलती से हो ज्यादा गया हो होगा, हो जाते सकता है हैं. ना अंदर घुसते घुसते साड़ी पीछे होता है ना, नीचे में गिरा रहता है कभी कभी. जैसे डोर जब बंद करे, हर हर घर में ऐसे ही होता है कि गाड़ी का डोर बंद होता है तो नहीं, लेकिन साड़ी वो निकल मेट्रो आती के है. बाहर थी. तो मेट्रो के वैसा भी. बाहर यहाँ लिखा है ना, दैट्स व्हाई शी गॉट ड्रैग्ड अलोंग द प्लेटफॉर्म. सो वो जो जल्दबाजी रहती है इवन मेट्रो में भी कि जल्दी से एंटर करना है या एग्जिट करना है. सो जो अगेन थोड़ा सेफ्टी प्रोटोकॉल पीसफुली का अपनी और safety ध्यान को देना चाहिए. priority. उसके बाद हम्म. आधार बेस्ड कंसेंट टू भी लिटिगेशन सील्ड. सर ने भी डाला इसको कि सीईसी है उनके खिलाफ एफआईआर होते रहते हैं, मतलब हर एक इलेक्शन के बाद में कुछ ना कुछ एफआईआर होता है. चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ स्टेट्स में. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब वर्क करते हैं तो कॉलेजियल बॉडी है. इट परफॉर्म्स देयर ड्यूटी ड्यूरिंग द पोल्स. तो जो भी ड्यूटी करते हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फ्रॉम द एफआईआर. तो वो बात हो रहा है. तो अभी जो आएगा बिल, जो भी आ रहा है बिल, उसमें उनका प्रोविजन, उनका सैलरी, उनका प्रिविलेज उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा. और अभी बात हो रहा है कि नो कोर्ट शैल इंटरवीन or intend any continue any civil or criminal proceeding against any of the person who was or who is chief election commissioner or election commissioner for any act, word, committed, done, spoken by him during the course of the action and discharge of his official duty. समझ में आया ये वर्ड पूरा? कि मतलब अगर वो काम कर रहे हैं एज अ चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन एज अ ऑफिशियल काम कर रहे हैं उस समय, या बाद में रिटायर भी हो गए, तो उनके खिलाफ ऐसा कुछ कोर्ट इंटरवीन नहीं करे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करे. वो बात हो रहा है. वही बात है कि कर्नाटक हाई कोर्ट लास्ट ईयर भी समन को क्वेश किया अगेंस्ट द सीईसी सुनील अरोड़ा. ये हर हर एक जगह होता है. हाँ, so it is, we can say कि it is giving more independence to हाँ, election commission of प्रोटेक्शन फ्रॉम India. लिटिगेशन एक तरह से. तब हम्म. जाके वो अच्छे से काम कर सकते हैं. अपराइट ऑफिसर हाँ, बिना डर के काम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन इज वेरी क्रूशियल. इट इज बैकबोन ऑफ द इंडियन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका. डेमोक्रेसी. हाँ. हाँ, तो हाँ, इसलिए
और इंडिपेंडेंस होगी देन ओनली वी कैन से कि इलेक्शंस भी फ्री और फेयर मैनर में किए जा सकते हैं। गार्बेज हिल अगर को, ऑफिस हाँ यस ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल कि गार्बेज हिल को मेडिकेट करने के लिए क्या करना चाहिए करूँगा तुम्हारे अनुसार, 2 to 3 वर्ड्स या फिर पॉइंट्स? आई थिंक लोकल लेवल पे जो जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं वहीं पे हमें जैसे वाटर के उसके लिए हम बना रहे हैं, मुझे सोचना होगा। ओके आई वुड से ओके कि कोई फर्स्टली ऐसा नहीं है, इंजीनियर्ड तो लैंड, हाँ पहला इंसिनरेशन कर सकते हैं। इंजीनियर्ड बोलो मानसी, मैं बोलूँ। इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स होनी चाहिए। अभी तो वी सी की जहाँ पे ये डंपिंग साइट्स है वहीं पे कूड़ा डाल डाल के इतना बड़ा ये पहाड़ बन जाता है। सो इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स होनी चाहिए एंड वहां से जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हाउस होल्ड लेवल पे होना चाहिए वो अभी नहीं होता। बिहेवियरल चेंज इज इम्पोर्टेंट। वेस्ट टू एनर्जी प्लान्स इज इम्पोर्टेंट। वेस्ट टू एनर्जी प्लान में भी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वेस्ट, तो इसलिए segregation of waste becomes very important. And apart from this, Oshik, you can mention. हाँ बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं, और पहली से आप सेग्रेगेशन बता दिए। इंसिनरेशन कर सकते हैं, तो क्लोज इंसिनरेशन कर सकते हैं, और पूरा वर्ल्ड जो लैंडफिल है उसको क्लोज लैंडफिल बना सकते हैं और उसके बाद पार्क बना सकते हैं। ये मेरे हिसाब से कंपोस्टिंग इसको बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव कंपोस्टिंग। और अपार्ट फ्रॉम तो आपने बता दी। बट फिर जैसे प्रॉब्लम तो यही रहती है ना कि इतने ज्यादा अमाउंट में गार्बेज आता है, तो वो तो अमाउंट गार्बेज वाला फैक्ट। गार्बेज सेग्रीगेशन अमाउंट तो करना इम्पोर्टेंट। रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, तो अमाउंट रहेगा। बस है कि अमाउंट को कैसे इस आप हटा सकते हो। तो इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर लैंडफिल इसको बोलते हैं, या फिर आप लैंडफिल को आप अलग अलग जगह करके, सेपरेट करके या फिर सेग्रेट करके आप उसके ऊपर पार्क बना सकते हो। जैसे या जमशेदपुर में यहाँ पर स्लैग था, करीब करीब 30 फीट ऊंचा स्लैग था, जो नहीं कोल से निकलता है, फिर आपको जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट होता है। तो इतना बड़ा स्लैग था कि पूरा कम से कम सब ढक जाएगा। मतलब जितना बड़ा ओखला का प्लांट उतने बड़ा स्लैग था, पूरा ऊंचा तक। तो उसके ऊपर में प्लांटिंग हुआ, तो 1 करोड़ रुपीज खर्च हुआ, पूरा प्लांटिंग हुआ ट्रीज का, तब हिल बन गया वो पूरा का पूरा। या और यहाँ फोटो पे भेज हम दें बोल कभी सकते हैं अगर वर्मी होगा। कंपोस्टिंग भी जो करते हैं उसमें नेचुरल मेन्योर हम्म जनरेट किया जा सकता है। लाइक सोसाइटीज में, इन माय सोसाइटी दैट इज डन। और जितना ज्यादा अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बट